गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हमने सल्तनत काल के जो है दो वंशों के बारे में पहले चर्चा कर ली है, गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये अपना तीसरा टॉपिक है और तीसरे वंश का नाम है तुगलक वंश। ठीक है, ध्यान में रखना। इसकी स्थापना जो है वो 1320 के अंदर किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे पहला बिंदु ये ध्यान रखना, तुगलक वंश का जो संस्थापक है कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तीन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। तीन में से एक ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक, 2 नंबर पर है मोहम्मद तुगलक और 3 नंबर पर है फिरोज शाह तुगलक। हम लोगों ने ज्यादातर नाम जो है वो फिरोज शाह तुगलक का सुन रखा है, इसलिए हमारे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि गलत है। थोड़ा सा ध्यान रखना, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है। बस इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा इसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं करना है। दूसरा शासक जो है मोहम्मद तुगलक, इसके पुत्र के बारे के अंदर है, हम इसकी चर्चा करेंगे। मोहम्मद तुगलक जो है इसको दो विशेष नामों से या पर्याय से पुकारा गया है इतिहास के अंदर। कई बार ये भी प्रश्न आता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अंतर विरोधों का आपस के अंदर ही जो है, इसी के प्रशासन के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अमीरों ने जो है इसका विरोध किया है। कोई इसके पक्ष में था, कोई इसके विरोधों में थे, तो इसलिए इसको एक विशेष नाम से पुकारा गया है कि किस जो है सल्तनत काल के किस शासक को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। एक और नाम से इसका रक्त का प्यासा। अपने साम्राज्य का फैलाव करने के लिए उसने जो है स्त्री पुरुषों का, बच्चों का खूब सारा जो है खून खराबा किया है, इसलिए इतिहास के अंदर इसको रक्त का प्यासा के नाम से भी जाना गया है। ये तो दो विशेष नाम हो गए जिनकी वजह से यह इतिहास के अंदर जाना गया। आगे देखो इसकी कुछ विशेष बातें। इसके समय के अंदर जो है वो तुगलक साम्राज्य, मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों के अंदर बटा हुआ था। हमने एक बार पहले भी चर्चा कर ली है कि अशोक के समय जो है वो मौर्यकालीन साम्राज्य कितने प्रांतों के अंदर बटा हुआ था? वो था 5 प्रांतों के अंदर। उसी प्रकार से एक और सवाल है, एक मैंने और बताया था कि चोलकालीन प्रशासन पढ़ा था, उसके अंदर चोलकालीन प्रशासन के अंदर प्रांतों किस नाम से पुकारा गया था? मंडलम के नाम से। और मंडलम कितने थे? 6 थे। अर्थात चोल वंश जो है वो 6 प्रांतों के अंदर बटा हुआ था। समय और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद के अंदर हम आज पढ़ रहे हैं ये सल्तनत काल का तीसरा वंश है तुगलक वंश, और इसके एक शासक है मोहम्मद तुगलक। इसके समय जो संपूर्ण भारत जो क्षेत्र है वो 23 प्रांतों के अंदर बट गया। ये कई बार प्रश्न आता है कि मोहम्मद तुगलक के समय जो है वो भारत कुल कितने प्रांतों के अंदर विभक्त था? इसका उत्तर हो जाएगा 23 प्रांत। क्लियर है कि नहीं? आगे देखो, इसने कुछ योजनाएं संचालित की है जो कि लगभग असफल ही रही है। पहली बात तो ये रखना, मोहम्मद तुगलक ने 5 प्रकार की योजनाओं का संचालन किया है और 5 प्रकार की योजनाएं असफल रही है। इन 5 प्रकार की योजनाओं का वर्णन एक बहुत बड़ा इतिहासकार है जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ध्यान रखना, IAS RS और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है इस इतिहासकार की पुस्तक के बारे में चर्चा होती है, जिसका नाम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इतिहासकार का नाम है जियाउद्दीन बर्नी, बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। ये ध्यान रखना, ये बहुत लंबे समय से जो है ये गुलाम वंश के शासक बलबन के समय से है, अर्थात इसका जन्म जो हुआ है वो बलबन के समय हुआ है। बलबन के बाद के अंदर देखो कई जो पूरा का पूरा वंश हमने खिलजी वंश पढ़ लिया है, खिलजी के बाद अभी हम तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं। तो इसने अपने ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो इसके बाद के अंदर एक शासक आएंगे तुगलक वंश के, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के अंदर इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन किया है। 5 योजनाएं असफल रही है। तो मोहम्मद तुगलक की जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की किन योजनाओं का जो है वो वर्णन किया है, इनके नाम बताइए। तो ये एक सवाल है। तो क्या क्या नाम है इन योजनाओं के? देखो, पहली है दोआब में करवर्दी। दोआब जानते हो, 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र, उपजाऊ मिट्टी होती है, वहां पर जो इसका टैक्स बढ़ाया। तो ये भी एक सफल योजना थी। अकाल वगैरह पड़े जिसकी वजह से टैक्स देने में लोग जो है सफल रहे, तो इसका क्या है कि लोग इसके पक्ष में नहीं थे इस योजना के। दूसरा है
देवगिरी को राजधानी बनाना। देवगिरी एक जगह है जिसका नाम इसने बदल करके क्या रख दिया, इतिहास के अंदर आजकल ये नाम चलता है दौलताबाद के नाम से, ये ध्यान में रखना। देवगिरी का नाम क्या हो गया, दौलताबाद हो गया। तो ये योजना भी इसकी असफल रही थी, इसमें दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर करके क्या कहाँ कर दी, देवगिरी या दौलताबाद के अंदर, ये ध्यान रखना। तो पहले संपूर्ण दिल्ली के लोगों को इसने देवगिरी बुलाया और वहां पर शासन संचालन हो नहीं सका तो सभी लोगों को वापस दिल्ली बुलाया। तो ये भी योजना इसकी असफल है। तीसरी योजना है इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा पहले सोने और चांदी की जो मुद्राएं चलती थी, बाद में इसने तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाई, ये ध्यान में रखना। लेकिन तांबे और कांसे की मुद्राएं क्या है कि उसकी डुप्लीकेट मुद्राएं बनने लगी, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी मुद्रा आ गई, तो मुद्रा का क्या हो गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, मुद्रा की वैल्यू घट गई। तो ये मुद्रा ये योजना इसकी जो है असफल रही। उसके बाद खुरासन पर आक्रमण और कराची पर आक्रमण या कराची की ओर अभियान, ये दो जो है योजनाएं, ये भी इसकी असफल रही है। इनको जीतने के लिए इसने संपूर्ण सैनिक शक्ति खत्म कर दी थी। बाद के अंदर बहुत सारे अकाल वगैरह पड़े, बहुत लंबी यात्राएं थी, सारे सैनिक थक गए थे। ऐसा माना जाता है खुरासन पर आक्रमण करने के लिए जो है लाखों की संख्या में सैनिक गए थे, वापस केवल 3 सैनिक जो है वो जिंदा लौटे थे। तो ये सारी योजना इसकी पूरी तरीके से असफल है, इस बात का ध्यान में रखना। क्लियर नहीं है? आगे देखो 1333 के अंदर जो है 1333 साल के अंदर जो है एक मोरक्को एक देश है, और एक मोरक्को एक देश है, वहां से एक यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। ये कई बार सवाल आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि इब्न बतूता कौन था, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा एक लाइन के अंदर, सन 1333 में इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 1333 के अंदर मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। आपको ये ध्यान में रखना है। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 1333 के अंदर मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। भारत आने के बाद उसको काजी की पदवी भी दे दी, उसको चीन और कई बार जो है वो दरबार के अंदर इसने भेजा था। वो सब बात की बात है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि एक मोरक्को यात्री है और 1333 के अंदर इसने भारत की यात्रा की है। किस शासक के समय? मोहम्मद तुगलक के समय। कई बार ये भी आता है इब्न बतूता ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ये ध्यान में रखना। 1451 के अंदर इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, सॉरी 1351 में। उसके पश्चात के अंदर जो है शासक कौन बना है? इसके बाद के अंदर शासक बना है फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक है फिरोज शाह तुगलक। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजिदा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजिदा। गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बलबन था। 3 वंश पढ़े हमने, ध्यान रखना। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, ये तीसरा शासक पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया, ये ध्यान में रखना कि तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, शासक बनने के बाद में इसने 3-4 एक नगर बसाए, उसमें से 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक हिसार, ठीक है, और एक फिरोजाबाद। ये 2 नगरों की स्थापना जो है किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने की है, पहली बात तो। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा ना, सम्राट अशोक के लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के लघु स्तंभ लेख, जो कि एक कहां पर है? एक टोपरा के अंदर था और एक मेरठ के अंदर था। टोपरा और मेरठ से दोनों जो लघु स्तंभ लेख है फिरोज शाह तुगलक ने दोनों को उठा करके कहां स्थापित करवा दिया? दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ये ध्यान रखना। सम्राट अशोक के टोपरा और मेरठ के सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों को जो है जो दिल्ली के अंदर स्थापना किसने करवाई है? इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टोपरा और मेरठ के लघु स्तंभ लेख, ठीक है, किसके? सम्राट अशोक के। इनको वहां से उठा करके दिल्ली स्थापित किसने करवाया? दिल्ली स्थापित करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक बार इसके शासनकाल के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने की वजह पानी की बहुत कमी आ गई थी, इसलिए इसने हांसी, ठीक है, हरियाणा की 2 जगह हांसी और सिरसा, इन दोनों के अंदर नहरों की खुदाई करवाई इसने। नहर प्रणाली जो है वो नहरों की खुदाई करवा करके और पानी की कमी की पूर्ति की है। ये इसकी बहुत बड़ी जन कल्याणकारी उपलब्धि है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो इसने जो है कुछ टैक्स भी लगाए हैं, ये ध्यान रखना। जजिया का आपने एक नाम सुना है, जजिया, ठीक है, भारत में पहली बार ब्राह्मणों पर, ठीक है, जजिया क्या है? जजिया धार्मिक कर होता है, ध्यान में रखना। धार्मिक जो यात्राएं होती है,
धार्मिक यात्राओं पर लगने वाला जो टैक्स है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो धार्मिक यात्राओं पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं जजिया कर। ठीक है, बाकी ये जजिया कर अब तक क्या था, अब तक ब्राह्मण जो थे वो इससे मुक्त थे, ये ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है, इसने बहुत सारे टैक्स है जो समाप्त कर दिए और कुछ मुख्य टैक्स रखे। मुख्य टैक्सों के अंदर 4 प्रकार के टैक्स जो है मुख्य आते हैं। 4 प्रकार के अंदर पहला नाम है खराज, दूसरे का नाम है जकात, तीसरे का नाम है खम्स और चौथे का नाम है जजिया। ये ध्यान रखना। 4 टैक्स कौन कौन से हो गए? पहला टैक्स हो गया खराज, दूसरा हो गया जकात, तीसरा हो गया खम्स और चौथा हो गया जजिया। इन चारों में से मुसलमानों पर लगने वाला कर एक ही है। कौन सा है? आप ये ध्यान में रखेंगे, जकात। मुसलमानों पर लगने वाला कौन सा कर है? जकात है। किस प्रकार कर है? एक धार्मिक कर है। धर्म के नाम पर इस्लाम धर्म के लोग जो है अपनी चाहे आमदनी है, अपना चाहे भोजन है, अपने चाहे कपड़े हैं, जो चीजें खुद को पसंद है उनमें से कुछ चीजें वो क्या करते हैं, वो गरीबों को दान करते हैं। ये ध्यान रखना। तो जकात एक मुस्लिमों पर लगने वाला कैसा कर है? धार्मिक कर है। ये ध्यान में रखना। बाकी तीनों कर, खराज और खम्स और जजिया, ये तीनों लगते हैं गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, तो जकात कैसा हो गया? जकात हो गया मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। ठीक है, जकात के जैसा ही हम एक और नाम लेते हैं यहाँ पर, दूसरा टैक्स हो गया जजिया। ठीक है, जकात और जजिया। जकात लगता है मुसलमानों पर धार्मिक कर है, जजिया किस पर लगता है? जजिया लगता है गैर मुस्लिमों, ठीक है, या ये कहते हैं ब्राह्मणों पर। ठीक है, ब्राह्मणों पर लगने वाला एक धार्मिक कर है। ठीक है, किस पर है? ब्राह्मणों पर। गैर मुस्लिम ब्राह्मणों पर लगने वाला एक धार्मिक कर है। तीसरा टैक्स है खम्स। क्या नाम है? खम्स। ठीक है, युद्ध के दौरान जब सैनिक जो है वो युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध में जो संपत्ति लूटी जाती है, युद्ध में जो संपत्ति प्राप्त की जाती है, तो उस युद्ध में लूटी हुई संपत्ति पर, ठीक है, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति पर, या दूसरा कहते हैं कि जमीन के अंदर जो गड़ी हुई संपत्ति है वो हमें प्राप्त होती है, तो इस पर जो टैक्स लगता है ये टैक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है खम्स। ये ध्यान में रखना। युद्ध में लूटी हुई सामग्री और जमीन में गड़ी हुई जो संपत्ति है उससे जो हमें संपत्ति प्राप्त होती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं खम्स। और चौथा टैक्स कौन सा रह गया? चौथा रह गया खराज। ये ध्यान में रखना। ठीक है, पहला कौन सा था? जकात, दूसरा जजिया, तीसरा खम्स और चौथा है कौन सा है? खराज है। ये भी गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक प्रकार कर है, लेकिन ये धार्मिक कर नहीं है। ये ध्यान रखना। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन सा है? जजिया। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन सा है? जजिया। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन सा? जकात है। ठीक है, युद्ध में लूटी हुई सामग्री, जमीन में गड़े हुए धन से जो टैक्स प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है, वो कौन सा है? खम्स है। और गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक प्रकार कर है, कौन सा है? खराज है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक को नए नए दासों की भर्ती करने का बहुत शौक था। लाखों की संख्या में इसके शासनकाल में दासों की संख्या हो गई थी, इसलिए इसने एक दासों का अलग ही विभाग बना दिया। कितने दास हैं, कितने खत्म हो गए, कितने नए आए, कौन कहां कहां पर है, कौन किस किस के अधीन है, सबकी जो है वो रिकवरी और सबका बायोडाटा इसके पास था, इसलिए इसने एक अलग ही विभाग की स्थापना कर दी। उस विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान। क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। दीवान ए और बंदगान। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि दीवान ए बंदगान क्या था? तो आप इसका उत्तर लिखोगे सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की, जिसे इतिहास में दीवान ए बंदगान कहा गया है। क्लियर है? याद रह जाएगी बात। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद के अंदर तुगलक वंश का एक अंतिम शासक और बना था, जिसका नाम है, ये देखो, नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद। कोई काम का नहीं था, निकम्मा था। और इसके समय ही एक तुर्क आक्रमणकारी, जिसका नाम आपने सुना, तैमूर, तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने सन 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न ये आता है, प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो एक तो आपकी डेट हो जाएगी 1398 ईस्वी। ठीक है, इस समय किस वंश का शासक है? इस समय शासक है, शासन है तुगलक वंश का। किसका है? तुगलक वंश का। ध्यान में रखना। और शासन कौन कर रहा है? शासन कर रहा है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है,
ये नाम याद रखना। बस इसी के कारण ये शासक जो है वो अपने इतिहास के अंदर जाना गया है। ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको कॉपी के अंदर करने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, इधर देखो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये जो एक एक नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, ये जो एक एक नंबर के प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, जितने भी आएंगे मैं आपको फोटो दूंगा। चाहे वो प्रश्न आपको आ रहा है चाहे आपको नहीं आ रहा है, प्रत्येक प्रश्न को वो जो दूसरी वाली कॉपी है जिसके अंदर आप एक एक नंबर के प्रश्न लिखते हो, उस कॉपी में हर एक प्रकार का प्रश्न लिखना है। ठीक है, अब बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लिया, या मान लो कि आपने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का एक प्रश्न है, टिप्पणी की 4 नंबर का प्रश्न आता है, वो आपने पढ़ लिया। उसके अंदर आपने पढ़ा था ना एक तरीके एक प्रश्न था ये बरीद मुमालिक। ठीक है, उस 4 नंबर के प्रश्न के अंदर ये एक टॉपिक था बरीद मुमालिक। ठीक है, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद मुमालिक कहा जाता था। ये आपने उस बड़े वाले टॉपिक के अंदर पढ़ लिया है। तो इस सवाल को आपको मुख्य कॉपी में 1 नंबर का सवाल हेडिंग डाल करके नहीं करना है, हेडिंग डाल करके वही क्वेश्चन करने हैं जो बड़े क्वेश्चनों के अंदर नहीं आए मुख्य कॉपी के अंदर, ये ध्यान में रखना। बाकी छोटे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों के अंदर नहीं आए, उन क्वेश्चनों को मुख्य कॉपी में करना है 1-1 नंबर के। बाकी सभी 1-1 नंबर क्वेश्चनों को जो है आप दूसरे वाले प्रश्नों वाली कॉपी के अंदर करेंगे।